हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी और वो है क्रोनिक कफ यानी कि बार बार होने वाली खांसी। तो कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिसीज़ है और कफ उस डिसीज़ का एक सिम्टम होता है। तो अब देखते हैं कि कफ क्यों होता है। तो दिस इज़ ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई या एनी अदर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टिमुलेशन के कारण ये कफ सेंटर को स्टिमुलेट करता है और इसी के कारण कफिंग होती है। तो कफ बेसिकली दो टाइप की होती है, एक्यूट कफ और क्रोनिक कफ। तो एक्यूट कफ किसे कहते हैं? तो अगर खांसी 3 वीक से कम समय के लिए रहती है तो इसे हम एक्यूट कफ कहते हैं, और अगर खांसी 3 वीक से ज़्यादा या कुछ महीनों तक, जैसे 6 महीनों तक भी रहती है, तो इसे हम क्रोनिक कफ कहते हैं। तो एक्यूट कफ होता है वो 2 या 3 वीक तक रहता है और यह किसी इन्फेक्शन की वजह से या सीजनल वेरिएशन की वजह से हो सकता है, और इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने पर यह ठीक हो जाता है। और अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो इसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर कफ वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो इसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपको एक्यूट कफ है तो यह कोई सीरियस इशू नहीं है और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रोनिक कफ यानी कि आपको 3 वीक से ज़्यादा समय से खांसी चल रही है और अगर आप दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है और दवाई बंद करने के बाद वापस खांसी होने लग जाती है, तो इसे हम क्रोनिक कफ कहते हैं। तो इसमें खांसी कुछ महीनों तक या कभी कभी 6 महीने तक भी खांसी रह सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्रोनिक कफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो बेसिकली इसको समझने से पहले हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं और उसमें क्या बीमारी होती है जिस वजह से आपको बार बार खांसी होती है, और इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में जब इन्फ्लेमेशन या सूजन आती है तो इसे हम फेरिंजाइटिस कहते हैं, और इसके बाद आता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसे लैरिंजाइटिस कहते हैं, और इसके बाद अगला पार्ट होता है उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होता है और ये दोनों लंग्स में जाता है, और इसके बाद का पार्ट होता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है और उसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और इसके बाद का जो लास्ट और फाइनल पार्ट होता है वो होता है एल्वियोलाई। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं, इनमें किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन होता है या कोई बीमारी होती है तो इसकी वजह से खांसी आती है। और दूसरा कारण हो सकता है पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी अगर नेजल कफ आपके गले में उतरता है तो वो भी इरिटेशन करवाता है और इसकी वजह से भी आपको कफ आता है। तो इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत होती है और उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। और अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होता है तो इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो वो इजीली ठीक हो जाता है, बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो इसमें बार बार खांसी आने के साथ साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, और म्यूकस बनने से आपको खांसी के साथ साथ कफ यानी कि बलगम आने लगता है। और क्रोनिक कफ का दूसरा कारण हो सकता है ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसमें ब्रोंकाई का डायमीटर कम हो जाता है, यानी ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, यानी कि सांस में तकलीफ होने लगती है और इसके साथ साथ खांसी आती है। और कुछ रेयर केसेस में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा या लंग कैंसर भी क्रोनिक कफ का कारण हो सकता है। और अगर लंग पेरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, न्यूमोनिया, पल्मोनरी इडिमा, और कुछ केसेस में पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। तो अभी बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आ रहे हैं जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं लेकिन इन्हें बार बार कफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो जब इनका CT स्कैन करवाते हैं तो उनमें पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस दिखता है, तो इसकी वजह से भी बार बार खांसी होती है। तो फ्रेंड्स, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ कफ के कारण को जाना, तो इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिस वजह से बार बार कफ आती हैं, तो अब उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे पेट से संबंधित कुछ बीमारियां जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, जैसे GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, और इसमें पेशेंट को बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है और इसकी वजह से बार बार कफिंग होती है।
और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट की खांसी की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ केसेस में ड्रग इंड्यूस कफ भी हो सकता है। तो जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे ACE इनहिबिटर, इनकी वजह से भी कफ हो सकता है। तो अगर पेशेंट को ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होती है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इन दवाइयों को चेंज करके दूसरी दवाइयाँ देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा ड्राई कफ होने का मोस्ट कॉमन कारण होता है और वो होता है एलर्जी। वो किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे धूल या धुआं या किसी अन्य चीज़ से भी एलर्जी होती है, तो इसमें भी पेशेंट को बार बार खांसी आती है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कफ के काज को रूल आउट करने के लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। तो इसमें होता है चेस्ट एक्सरे। तो अगर चेस्ट से रिलेटेड किसी बीमारी की वजह से कफ है तो वो चेस्ट एक्सरे में पता चल जाती है। और दूसरा होता है एक्सरे PNS, यानी कि पैरानेजल साइनस का एक्सरे। तो इसमें पेशेंट के साइनस की डिसीज का पता चलता है। और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे CBC, ESR, AEC, CRP, ऐसे कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा स्पुटम एग्जामिनेशन जैसे एसिड फास्ट बेसिलाई, जिससे ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस बनता है। और इसके अलावा स्पुटम फॉर फंगस, तो अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो पता चल जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोंटोक्स टेस्ट या MT टेस्ट करवाया जाता है। और कुछ केस में CT स्कैन भी करवाना पड़ता है। और इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपको खांसी का कारण एलर्जिक भी हो सकता है, यानी कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, इसकी वजह से आपको बार बार खांसी आती है। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद अगर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनता है और अगर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो आपको ये क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां रखनी है, यानी कि कुछ परहेज भी रखना है, जैसे कि खान पान में कुछ ध्यान रखना है। तो फ्रिज से निकली हुई चीज़ उसी टेम्परेचर पे आपको नहीं खाना है, कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद लेना है। और फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम को अवॉइड करना है। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके कफ को एक्यूटली प्रेसिपिटेट करती हैं। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग भी कफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट काज होता है। इसके अलावा कुछ और सावधानियाँ, जैसे रूम को वेंटिलेटेड रखें, खिड़की या दरवाजे खुले रखें जिससे रूम में फ्रेश एयर आती रहे, और रूम को साफ रखें। और AC का यूज़ कम से कम करें। और अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू का सेवन बंद कर दें। और कुछ एलर्जिक कारण होते हैं जैसे धूल या धुआं, तो उनसे बचने के लिए प्रॉपर मास्क का यूज़ करें, क्योंकि मास्क का प्रॉपर यूज़ करने से धूल या धुआं की एलर्जी से बचा जा सकता है। और दिन में 2 बार हल्के गर्म पानी से गार्गल करने की आदत डालें। इसके अलावा अगर नेजल कंजेशन है तो आप भाप ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने से आपको कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अगर आपके सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल होने के बाद भी आपको बार बार खांसी आ सकती है तो इसका मोस्ट कॉमन कारण हो सकता है कि आपको एलर्जिक कफ है। तो एलर्जिक कफ के लिए भी आपको लंबे समय तक कुछ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और एलर्जी के लिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो अगर आपको एलर्जिक कफ है तो आप किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो से आपको कफ के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।